एफबीआर की तरफ से एक एसआरओ जारी किया गया है 709, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उन सब ने अपने आप को 1 मई को रजिस्टर्ड करवाना है ई इनवाइसिंग के सिस्टम के साथ। और इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है अदर देन कॉर्पोरेट है, उनके लिए डेडलाइन है 1 जून। मतलब ठीक आज से 2 माह के बाद तमाम जो पूरे पाकिस्तान के बिजनेस हैं वो इंटीग्रेटेड होंगे ई इनवाइसिंग के साथ। ई इनवाइसिंग का प्रोसेस या सिस्टम क्या है, इसके ऊपर जो डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट इशू किए गए थे उनमें क्या कहा गया था, क्या ये डॉक्यूमेंट तमाम सेक्टर पे अप्लाई होगा या स्पेसिफिक एक सेक्टर पे अप्लाई होगा, आज किस लेक्चर में इस सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपके सामने अवेलेबल है, 22 अप्रैल को इशू किया गया है, जो कि एफबीआर की वेबसाइट पे अवेलेबल था 24 अप्रैल को। और ये एसआरओ 709 है, थोड़ा सा लेट में लेक्चर बना रहा हूँ। और इसमें कहा गया है कि जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने 1 मई तक अपना सिस्टम कनेक्ट करना है एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम के साथ। यानी कि जो भी सेल होगी उसको कनेक्ट किया जाएगा रियल टाइम रिपोर्टिंग विद एफबीआर सिस्टम। आपको याद होगा पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, अभी आपको मैं थोड़ी समरी भी दिखाता हूं कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो 2021 में ये रूल आता है और ये रिटेलर के ऊपर इंप्लीमेंट होता था। और हर महीने एफबीआर एक लिस्ट जारी करता था कि ये रिटेलर जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं पॉइंट ऑफ सेल के साथ। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, जब आप कोई इनवाइस लेते हैं तो वहां पे लिखा आता है कि एफबीआर इनवाइस नंबर है और क्यूसी कोड वहां पे मेंशन होता है। मतलब यह है कि जैसे ही आप कोई चीज परचेज करते हैं तो सेम टाइम पे जो डाटा है वो एफबीआर के सिस्टम में रिपोर्ट हो जाता है, जो सेल है वो डिक्लेयर हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि पूरे महीने में आप सेल करते हैं 1 से 30 दिन की, और उसके बाद जाके मैनुअल एंट्री करते हैं आयरस के सॉफ्टवेयर में, यानी कि आयरस में जाके सेल रिपोर्ट करते हैं नेक्जर सी में। तो एफबीआर को जो डाटा है वो 1 महीने के बाद मिलता है, उसके बाद उसमें रिवर्स भी हो सकता है, चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि जी जब आप परचेज करेंगे तो सेम टाइम पे जो इनवाइस है वो एफबीआर के सिस्टम में आ जाएगी, मतलब रियल टाइम है। अगर आपने पहले दिन सेल की है तो टाइम के साथ और डेट के साथ डाटा एफबीआर के सिस्टम में रिपोर्ट हो जाएगा। हालांकि इसका इतना बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट क्या है कि डाटा इनको पहले भी मिल रहा है नेक्जर सी की फॉर्म में, वो एक मैनुअल डाटा मिलता है और कुछ दिनों के बाद मिलता है। ये डाटा क्या होगा, सेम डेट पे मिल जाएगा। इसका कैश फ्लोज के साथ कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। या तो ये हो कि 18 तारीख को जाके हम जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसके साथ सेल टैक्स की पेमेंट करें तो समझ में आ रहा है कि एफबीआर को पेमेंट जो है लेट रिसीव हो रही है। लेकिन अगर आपको यकम को इनवाइस रिपोर्ट हो रही है और पेमेंट आपको फिर 18 तारीख को मिलनी है, तो एफबीआर का कैश फ्लो तो बेहतर नहीं हुआ, वो तो ऑलरेडी आपको 1.5 महीना तकरीबन लेट पैसे मिल रहे हैं। बहरहाल इस चीज के ऊपर उनका भी फोकस नहीं है। उनका फोकस यह है कि तमाम जो सिस्टम है, पूरे पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो। और आज मैं आपको ये भी बता दूं, इस काम को करने के बाद एक जो सॉफ्टवेयर होगा, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, पूरे पाकिस्तान में तमाम कंपनीज, तमाम अदारे वो एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले एक लेक्चर में एग्जांपल दी थी चाइना की, तो मैंने खुद भी जब वहां पर ट्रेवल किया तो इवन आप टैक्सी वाले से कोई इनवाइस लें या किसी स्टोर से इनवाइस लें, मार्ट से जो है इनवाइस लें, उन सब का एक फॉर्मेट होता था और वो जो सॉफ्टवेयर है वो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टॉल किया जाता था। तो वन स्टेप बाय स्टेप हम भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उसी चीज को कवर अप करने के लिए या उसी टारगेट तक पहुंचने के लिए की जा रही हैं। तो इन्होंने टारगेट दे दिया है कि जी यकम, ये मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दिया, इसके ऊपर मैंने पहले भी काफी बार एक्सप्लेन किया है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को 1 मई की डेडलाइन दे दी गई है। नॉन जो कॉर्पोरेट सेक्टर है अदर देन कंपनीज है, जिसमें एओपी आ सकता है, जिसमें इंडिविजुअल आ सकते हैं, और ये सारे जो है जो अदर देन कंपनी है, इन्होंने 1 डे ऑफ जून यानी कि इनको तकरीबन जो है वो 1 माह मजीद दे दिया गया है। पर यकम मई तो अभी 1-2 दिन बाद यकम मई आ रही है। आज में हमें 27 तारीख है। अब थोड़ी सी हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ग्रुप में किसी ने बड़ा अच्छा एक डॉक्यूमेंट बना के शेयर किया था, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट जो था, जैसे मैंने आपको बताया, अगस्त 2021 में एसआरओ 1006 जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि पॉइंट ऑफ सेल के साथ जो रेस्टोरेंट है या रिटेलर है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो रिटेलर के लिए वर्ड यूज किया गया था पॉइंट ऑफ सेल। उसके बाद काफी टारगेट किया गया रिटेलर्स को और पुश किया गया, उनकी लिस्ट जारी की जाती है एफबीआर की वेबसाइट पे। और उसके बाद क्या हुआ, दोबारा एक डॉक्यूमेंट आता है जो कि जनवरी 2024 में आता है, जिसमें जो है वो एसआरओ 1525 था, जिसमें जो रिटेलर्स की रिक्वायरमेंट थी, रियल टाइम रिपोर्टिंग की जो रिक्वायरमेंट थी, उसमें कुछ स्पेसिफिक एडिशन की गई।
और साथ ये भी कहा गया कि जो रजिस्टर नहीं करवाएगा उसके ऊपर जो उसका इनपुट टैक्स है वो 60% डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये काफी बड़ी पेनल्टी थी कि आपका मंथली कोई आपने परचेज की और 100 रुपए का आपका इनपुट है, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो 60% जाया होता था और 40% आप एडजस्ट कर सकते थे। तो ये काफी बड़ी पेनल्टी थी और काफी डिस्ट्रीब्यूटर काफी रिटेलर्स हमने देखे जिनको ये पेनल्टी जो है वो जिन्होंने पे भी की, यानी कि ऑटो सिस्टम में थी और इसका कुछ सोल्यूशन भी नहीं निकला। उसके बाद क्या होता है कि एसआरओ 12 अक्टूबर को एसआरओ आता है 1525 जिसके अंदर मजीद कुछ एडिशन की गई। फिर आता है जनाब 26 अप्रैल 2024 को एसआरओ 614 जिसमें जो है वो ये कहा जाता है कि जो टीयर 1 के रिटेलर्स हैं जिसमें दोबारा जो है कुछ एडिशन की गई, यानी कि पुराने जो एसआरओ थे उसके अंदर कुछ एडिशन की गई, कुछ डिलीशन की गई। मतलब यह है कि यहां तक जो 26 अप्रैल 2024 तक ये जो सारे डॉक्यूमेंट थे ये रिटेलर्स के लिए थे और पॉइंट ऑफ सेल के लिए थे। उसके बाद क्या होता है कि 10 जनवरी 2024 को एक डॉक्यूमेंट आता है और ये चूंकि रिटेलर्स का भी काम हो रहा था और एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी जो है वो ई इनवाइसिंग के लिए पुश किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था, तो दरमियान में दोनों डॉक्यूमेंट आ रहे थे। मतलब 26 अप्रैल को टीयर 1 के ऊपर भी कुछ एडिशन की गई और उससे पहले जनवरी में एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि आपने 1 फरवरी तक ये जो अपने आप को इंटीग्रेट करवाना है जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें यह कहा गया कि जितने भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर के इंपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इसी तरीके से जो होलसेलर कम रिटेलर हैं, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है अपने सॉफ्टवेयर को ई इनवाइस के साथ। मतलब यह इसका जो नाम था पॉइंट ऑफ सेल का थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया। पॉइंट ऑफ सेल रिटेलर्स के लिए था, ई इनवाइसिंग अदर देन रिटेलर के लिए यूज किया गया। और उसके बाद इसको जो इसमें फ्रेमवर्क था वो भी ऐड किया गया कि आपने किस तरह कब कब इंस्टॉल करवाना है, एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया। फिर क्या होता है कि एसआरओ 69 आता है जो कि 29 जनवरी 2025 को आता है और जिसमें यह कहा जाता है और जिसमें दोबारा जो है फरवरी की डेडलाइन दे दी जाती है जो कि 30 दिन एक्सटेंशन के साथ थी। और इसमें कहा जाता है कि ऑल सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन अक्रॉस ऑल सेक्टर के तमाम जो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। यहां पे ये कहा गया था जो कि जनवरी में डॉक्यूमेंट आता है कि सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर। बाद में जब इनको दोबारा आईएमएफ की तरफ से प्रेशर बिल्ड हुआ, इनको कहा गया कि अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज करें, इसको ई मॉनिटरिंग में लेके आए, तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है तमाम सेक्टर्स के लिए अप्लाई होगा। अब दोबारा उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे आके जब प्रेशर दिया गया तो मैंने एक आपको लेक्चर पहले बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो लाइसेंस जारी किया गया था वो एक कंपनी थी हबल को लाइसेंस दे दिया गया कि जी आप जाके इसको इंप्लीमेंट करें। जब हबल के साथ हमने कनेक्ट किया, राब्ता किया, तो हबल ने कहा पर इनवॉइस आप हमें 60 to 70 रुपीज हम चार्जेस लेंगे और वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आपसे लेंगे। तो ये अगर किसी की एफएमसीजी सेक्टर में आपको पता है ज्यादातर जो बहुत बड़ी बड़ी इनवाइसेस होती हैं, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो साल का तकरीबन 3 से 4 मिलियन तो नॉर्मल कॉस्ट होती है एक बिजनेस बड़ी कंपनी के लिए। तो ये बेनिफिट किसको हो रहा है? एफबीआर को। और पैसे कौन पड़ रहा है? कंपनी पे कर रही है। यहां पे अगर हम देखें तो टैक्स भी हम एफबीआर को दे रहे हैं, कलेक्शन भी हम खुद कर रहे हैं, सब कुछ हम खुद कर रहे हैं और एफबीआर की वैल्यूएशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो भी हमने ही देनी है। तो यहां पे इस डॉक्यूमेंट को जो है वो चैलेंज किया गया। हमने लेटर भी लिखा, मैंने एक लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको दिखाया भी था, वो लेटर आपने फॉरवर्ड करना था एफबीआर को। तो काफी प्रेशर बिल्ड किया गया। तो दोबारा क्या हुआ, इन्होंने दोबारा कनेक्ट किया और उसके बाद इन्होंने 4 कंपनीज को, 3 और कंपनीज थी मेरे ख्याल में, 3 या 4 कंपनीज थी और जिनको लाइसेंस जारी किया, जिसमें ईवाई भी था, हबल भी था और एक और कंपनी थी। साथ इन्होंने यह कह दिया कि जी जो प्राल है, जो आईटी टीम है एफबीआर की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सिडी देगी। अब क्या हुआ है कि इन्होंने 22 अप्रैल को एसआरओ 709 जारी कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि आपने 1 मई तक जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो रजिस्टर्ड होगा, अदर देन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो 1 जून तक रजिस्टर्ड होगा। ये जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताया है, तो ये बेसिकली जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो अगस्त 2021 से स्टार्ट हुई थी। इसमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस आई, काफी ज्यादा जगह पर इसको जो है डिपार्टमेंट को कहा गया कि डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो अब आके इन्होंने कह दिया तमाम सेक्टर को अप्लाई होगा। अब सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर एक्सटेंशन आएगी या इसको मजीद चैलेंज किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो हमारी डिफरेंट इंडस्ट्री में बात हो रही है अभी वो ये है, एक तो ये एज पर लॉ 60 दिन की एक्सटेंशन आप जो है वो कमिश्नर से ले सकते हैं,
30-30 दिन की आप एक्सटेंशन ले लें। मैं कोशिश करूंगा कि मंडे तक आपको एक लेटर भी बना दूंगा, तो आपने सिंपल वो लेटर एफबीआर के ऑफिस में फॉरवर्ड करना है, डायरी नंबर लगवाना है, एक्सटेंशन ले लेनी है। पहले सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाएं, डेडलाइन की फिक्र छोड़ेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि क्या ये 3 से 4 जो बड़ी कंपनीज हैं या जिनको लाइसेंस जारी किया गया है, जिसमें 3 कंपनी को लाइसेंस जारी किया गया है और एक प्राल का सपोर्ट है, यानी कि प्राल की टेक्निकल टीम है, क्या ये 1 या 2 महीने में पूरे पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो मैनुअल सिस्टम है, उसको ऑनलाइन ई इनवॉइसिंग के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके ऊपर आज तक एफबीआर ने टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जितने भी मेजर्स लिए हैं, इससे पहले ताजे 2 स्कीम आती है और पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशन आई है, उसमें 5 से 10% सिर्फ इफेक्टिव काम हुआ है, मतलब टैक्स पेयर का जो नाम है उनमें ऐड किया गया है और टैक्स नेट बनाया गया है। अब इस सारी इकोनॉमी को क्या आप 2 महीने में डिजिटलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ला सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये नहीं ला सकते तो ये डेडलाइन क्यों दी गई है? ये आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है अगर एफबीआर की तरफ से मजीद प्रेशर बिल्ड किया गया तो इसमें चांसेस ये हैं कि इसमें बड़े बड़े कंपनीज, बड़े सेटअप मिलके, जो कि हम भी अंदर डिस्कशन है डिफरेंट कंपनीज के साथ, कि इसको चैलेंज कर दिया जाएगा कि इतनी जल्दी काम नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि इसमें सारे प्रोसेस में जो डाटा सिक्योरिटी है उसकी तो बात ही नहीं की गई। करीब माजी में हमने देखा कि एफबीआर और प्राल की जो पीआरए की वेबसाइट है वो हैक की गई थी, उसका डाटा जो है काफी लॉस हुआ। तो एफबीआर और पीआरए अगर या डिफरेंट अथॉरिटीज अपने डाटे को अगर सिक्योर नहीं कर सकती तो इतना बड़ा रिस्क जो है वो किस तरीके से टैक्स पेयर लेगा? जो बड़ी बड़ी एमएनसी हैं वो तो अपने डाटे के ऊपर बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, उनके डाटा कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो क्या इसकी सिक्योरिटी एफबीआर मेंटेन करेगा? तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिसका अभी तक आंसर नहीं मिला। आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है कुछ और आपको न्यूज मिलेंगी अगर इसी तरीके से ये काम जारी रहा और ये 3 कंपनीज क्या 2 माह में पूरे पाकिस्तान को ऑनलाइन जो बिजनेस है, इंटीग्रेशन है, उसमें शिफ्ट कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फर्दर इसके ऊपर ये है कि अगर आप पॉइंट ऑफ सेल को देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ को पेनल्टी थी कि अगर आपका इनपुट टैक्स 100 रुपया था और 60 रुपए जो है वो आपका 60% जितना भी इनपुट होता था उसका डिसअलाउ कर दिया जाता था। ये बहुत बड़ी पेनल्टी है। इसके बाद इसको फर्दर कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने इसको रिवर्स भी किया और प्लस इन्होंने डिफरेंट जगह पर 5 लाख की पेनल्टी भी इशू की कि आपने अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर नहीं करवाया तो लिहाजा पेनल्टी भी दें। इसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं कि कुछ केस लॉ अवेलेबल हैं कि ये जो पेनल्टी है वो चार्ज नहीं हो सकती। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेटर और इस पेनल्टी के हवाले से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि हम सारे इन चीजों से कनेक्टेड रहें और जो है टाइमली इसकी कंप्लाइंस करें और किसी भी किस्म की जो फाइन है या नॉन कंप्लाइंस है उससे बच सकें। आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।